नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड के इस दूसरे एमसीक्यू सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो एमसीक्यू 1 जो पिछली बार हमने स्थिर विद्युत पर बेस्ड था, इस बार उसके आगे हम देखते हैं और भी बहुत सारे एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। तो पहला प्रश्न है, किसी एक स्थिर आवेश पर निकाय के अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो इस सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो यह कथन पूछ रहा है सही है कि गलत है, यानी सत्य है कि असत्य है। तो बिल्कुल सही। अध्यारोपण का सिद्धांत आप जानते हैं कि स्थिर आवेश पर निकाय के कारण जो परिणामी बल लगता है वो अन्य बलों जो अन्य आवेश होते हैं उनके बलों के सदिश योग के बराबर होता है और इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये कथन सत्य है। तो पहला ए ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न दूसरा है, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है कहलाता है। तो प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार ऑप्शन है, चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र भी है, परिवर्ती क्षेत्र, अपरिवर्ती क्षेत्र। तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उस पर आपको टिक कर देना है। तीसरा है, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलती हैं या प्रारंभ होती हैं तथा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। तो यह कथन है सत्य की असत्य। तो यह कथन सत्य है। जो विद्युत बल रेखाएं यदि आप ड्रॉ करते हैं तो आप देखते हैं जो धनात्मक आवेश होता है वहां से निकल करके ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। प्रश्न चौथा है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं। यह कथन सत्य है कि असत्य है? तो यह कथन असत्य है, क्योंकि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती हैं। तो यह कथन आपका असत्य है। पांचवा है, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यह कथन है सत्य या असत्य? तो यह कथन आपका सत्य है, क्योंकि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर जब हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो वह उस परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। छठा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का सूत्र होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, तो उसका सूत्र क्या होता है ये पूछ रहा है। चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ई इक्वल्स टू एफ अपॉन आर, दूसरा ई इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन एफ, तीसरा ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, यानी विद्युत बल डिवाइडेड बाई परीक्षण आवेश क्यू नॉट। तो इसको अगर ध्यान रखने के लिए थोड़ा सा एक मैं आपको याद दिला देता हूँ। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ए बी सी डी में ई के बाद क्या आता है? ई के बाद हमेशा एफ आता है। ई, ए बी सी डी, ई और एफ। तो ये देखिए ई के बाद एफ है, देखिए ये। तो याद रखने का आपको याद रहेगा, और उससे जो परीक्षण आवेश है उससे भाग दिया गया है। तो ई जब भी कभी आपसे पूछा जाए तो ई इक्वल्स टू पूछे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तुरंत लिख दीजिए ई बराबर ई के बाद एफ अपॉन क्यू नॉट, तो हो जाएगा सीधा। तो ये छोटा सा अगर याद रखेंगे मन में तो आपको याद जल्दी रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। सातवां है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहती है। कथन है बिल्कुल सत्य है। अभी अभी छठे प्रश्न में हमने देखा कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह कथन है सत्य है। तो ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट से आप निकाल सकते हैं। तो प्रश्न सातवां है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यह कथन पूरी तरह सत्य है। छठे प्रश्न में आपने देखा कि ई इक्वल्स टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, तो बिल्कुल ये आपका सही है। आठवां प्रश्न देख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक होता है। तो आपको पता है ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ का मात्रक होता है न्यूटन और क्यू नॉट का यानी आवेश का मात्रक कूलॉम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलॉम। अब इसमें कुछ भी आपको दिया हो घुमाने के लिए, बी है कूलॉम प्रति न्यूटन या एम्पीयर ओम, तो वो सब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है। नौवां है, यदि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण अत्यंत कम दूरी पर हों तो आवेशों के इस युग्म को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो
तो इसमें बाकी और लिखा हुआ है चुंबकीय द्विध्रुव, सी है आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, डी ऑप्शन तो ये सब नहीं होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा, विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। 10वां है यदि समान परिमाण Q तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण 2D दूरी पर स्थित हों तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान होगा। तो विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है P बराबर होता है आवेश गुणे उन आवेशों के बीच की दूरी। तो जैसे इसमें आवेश आपका Q है तो Q गुणे और दूरी कितनी है 2D, तो Q गुणे 2D यानी 2QD, ये आपका क्या होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर देखिए 2QD कहीं लिखा है, ये D नंबर का ऑप्शन P इक्वल्स टू 2QD, ये आपका सही उत्तर होगा। 11वां है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान होगा। अब ये बल आघूर्ण पूछ रहा है, बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, तो उसका समीकरण होता है PE साइन थीटा। तो इसमें देखिए PE साइन थीटा जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा। P क्या है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा क्या है कोण है। तो PE साइन थीटा इक्वल्स टू टाउ यानी कि बल आघूर्ण होता है। 12वां है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का अधिकतम मान होता है। तो आपने बल आघूर्ण का सूत्र देखा टाउ इक्वल्स टू PE साइन थीटा, तो अधिकतम कब होगा जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 का मान 1 होगा, तो क्या हो जाएगा टाउ मैक्सिमम या अधिकतम बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा का मान, जब साइन 90 का मान 1 हो जाएगा तो टाउ मैक्स PE होगा अधिकतम। तो ये डी ऑप्शन आपका क्या है सही उत्तर होगा। 13वां है गॉस के नियमानुसार विद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो गॉस के नियमानुसार विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, और इस सब स्क्रिप्ट में ई लिखा रहता है, मीन्स इलेक्ट्रिक यानी विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित कर रहा है। तो फाई ई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आप गॉस का नियम याद रखिएगा, क्या होता है फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन, जहाँ Q आपका आवेश है और एप्सिलॉन नॉट आपका वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। तो प्रश्न संख्या 14वां देख लेते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है, आपको पता है। तो आपने वोल्ट ओम न्यूटन कुछ भी लिखा हो, विद्युत धारा का मात्रक या यूनिट क्या होता है एम्पियर। 15वां है ओम के नियमानुसार क्या सही है, ये समीकरण दिए हैं जैसे B समानुपाती आई। तो ओम के नियमानुसार आपको पता है वोल्टेज विद्युत धारा के समानुपाती होता है, तो V समानुपाती ये सही है, लेकिन इसको देखकर पहला ही आपको टिक लगा करके आगे नहीं बढ़ जाना है, नीचे की ऑप्शन भी देखना है। तो B ऑप्शन जैसे देखिए वोल्टेज इक्वल टू R इंटू आई, R आपका प्रतिरोध है, तो ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो R आ जाता है, तो आई तो ये भी ओम का नियम है, तो ये भी बिल्कुल सही है। C आप देख लीजिए ऑप्शन R इक्वल्स टू V अपॉन आई, तो R बी वाले से आप देखिए R बराबर निकालना होगा तो आई इधर चला जाएगा तो B अपॉन आई होगा, तो ये भी तो आपका सही है। तो तीनों ये ABC ऑप्शन सही हैं, तो जो सही उत्तर इसमें होगा वो D होगा, उपरोक्त सभी, यानी सभी ओम के नियमानुसार सही हैं समीकरण। तो इस प्रकार आपने देखा आज 15 क्वेश्चंस का सेट, जो मैंने पहले MCQ दिया था और आज जो मैंने आपको MCQ कराया है, उसमें आपने देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रश्न में आपको चाहे जैसे घुमा करके पूछ लिया जाए या सूत्र के माध्यम से पूछ लिया जाए, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने रटने की कोशिश की है या कोई प्रश्न रटा हुआ है, तो अगर प्रश्न को घुमा देगा या घुमा करके पूछ लेगा तो आप उसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, फिर चाहे कोई भी प्रश्न कैसे घुमाकर पूछ ले, हम उसका उत्तर दे पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो इसी कड़ी में नेक्स्ट MCQ 3 में लेकर आपके लिए आऊँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।